गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों को मेरी तरफ से राम राम। हमारा जो कक्षा 12 का बायोलॉजी का विषय का लेसन 4 चल रहा था, उसमें आज हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा कि बहुभुणता उसके प्रकार, कि बहुभुणता कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे भ्रूण का निर्माण हो सकता है। इसमें हमने कल 3 बातें पढ़ी थी, ठीक है। आज इनकी हम विस्तार से एक एक की व्याख्या करेंगे क्या है। यहाँ पर हमारे पास जो पहला कारण है वो है युग्मनज होता है। उस युग्मनज यानी सबसे पहले ये बात पढ़ेंगे तो विदलन बहुभ्रूणता। क्या आएगा इसमें? विदलन बहुभ्रूणता। विदलन बहुभ्रूणता, ये पॉइंट है। इस पॉइंट में देखो क्या है, यानी हमारे पास युग्मनज बनता है और युग्मनज में क्या होता है, अनियमित विभाजन हो जाता है और सब में होता है विदलन। यानी युग्मनज से क्या होता है, विदलन की क्रिया द्वारा क्या बनता है, मूलड़ा से बनता है, हम पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि विदलन बहुभ्रूणता का मतलब ये होता है कि युग्मनज में अनियमित विभाजन होता है और अनियमित विभाजन होने से क्या होता है, यानी वो कोशिका निभाए भाग की ओर जाकर क्या हो जाती है, समूह में एकत्रित हो जाती है। और जब समूह में एकत्रित हो जाती है तो उनसे क्या हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, विदलन बहुभ्रूणता। ये किस में होती है, यूलोफिया पादप होता है। कौन सा है, यूलोफिया पादप। तो यहाँ पर लिखते हैं जब युग्मनज में अनियमित विभाजन होता है तो क्या होगा, यानी विभाजन होने से कोशिकाओं के जो समूह हैं वो क्या निभाए भाग की ओर क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। तो भ्रूण का निर्माण करने वाली कोशिकाएं, भ्रूण का निर्माण करने वाली कोशिकाएं निभाग भाग की ओर स्थापित हो जाती है। तो उसे क्या कहते हैं हम, विदलन बहुभ्रूणता। तो उसे विदलन बहुभ्रूणता कहा जाता है। समझ गए? पादप कौन सा है हमारे पास, यूलोफिया। जैसे उदाहरण लिख दो, जैसे यूलोफिया पादप, ये अधिपादप होता है। यहाँ पे यूलोफिया अधिपादप लगा देना। अधिपादप का मतलब होता है जो पादप दूसरे पादप के ऊपर आश्रित रहकर अपना जीवन चक्र पूरा करता है, क्या कहलाता है, अधिपादप। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि यूलोफिया पादप में कैसे कैसे गुण बन सकता है। ठीक है। तो पहली विशेषता तो क्या हो गई हमारे पास,
कि विदलन में क्या होता है, अनियमित विभाजन हो जाता है, इससे क्या होता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। दूसरा है पराग भ्रूण की अतिवृद्धि, इसी में लिख देते हैं, इसी का ही भाग है, इसका ऐसे मानना ये पहला भाग है हमारे पास, ये हमारे पास इसका दूसरा भाग है, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरी बात, पराग भ्रूण में, पराग भ्रूण में अतिवृद्धि हो जाती है, अतिवृद्धि हो जाती है। अतिवृद्धि का मतलब होता है उसमें शाखाएं निकल जाती है, और अतिवृद्धि के कारण क्या हो जाता है, उसमें भ्रूण का निर्माण हो जाता है, हो जाती है, और भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ठीक है। तीसरी इसकी विशेषता होती है कि बहुभ्रूणता और कैसे हो सकती है। एक तो मैंने बता दिया भाई युग्मनज में अनियमित विभाजन हो जाता है, उस अनियमित विभाजन के कारण क्या हो सकता है, विदलन, बहुभ्रूणता उत्पन्न हो सकती है। एक हमारे पास पराग भ्रूण होता है, क्या होता है ये, पराग भ्रूण, इसमें अतिवृद्धि के कारण भी क्या होता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, पराग भ्रूण होता है, क्या होता है, पराग भ्रूण, उस पराग भ्रूण में क्या होता है, यानी तंतुमय संरचना बन जाती है और वो शाखित हो जाता है, और तंतुमय संरचना क्या कर देती है, फिर भ्रूण का निर्माण कर देती है। तो इसकी तीसरी विशेषता है हमारे पास पराग भ्रूण में तंतु में संरचना बन जाती है, बन जाती है, और भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ये तो थी हमारे पास क्या, पहली बहुभ्रूणता, फर्स्ट नंबर 1। अब यहाँ पर हम दूसरी पढ़ेंगे। दूसरी हमारे पास जो बहुभ्रूणता है वो है अंड कोशिका के अतिरिक्त, क्या, अंड कोशिका के अतिरिक्त कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण होना। तो यहाँ पर लिख दो अंड कोशिका के अतिरिक्त दूसरी कोशिका से भ्रूण का निर्माण होना, यह है। यानी हमने भ्रूण कोश पढ़ा था, उस भ्रूण कोश में क्या थी, प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है, सहायक कोशिका होती है, अंड कोशिका होती है, और एक क्या होती है, द्वितीय कोशिका होती है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर एक बार मैं डायग्राम बनाऊंगा क्योंकि डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ये हमारे पास इधर क्या बन गई है, 3 कोशिका बन गई है, ठीक है, 2 कोशिका और 3 कोशिका। इधर हमारे पास ये 3 कोशिका बन गई और ये बीच में क्या बन गई, 2 कोशिका। अब ये तो कौन सी कोशिका है, अंड कोशिका है, कौन सी है, अंड कोशिका। इस अंड कोशिका के अलावा सहायक कोशिका हो, चाहे प्रतिमुखी कोशिका हो, चाहे द्वितीय कोशिका हो, इन सब से यानी किसी भी कोशिका से क्या हो सकता है, भ्रूण का निर्माण हो सकता है। क्या हो सकता है, भ्रूण का निर्माण हो सकता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, विदलन बहुभ्रूणता, ठीक है, निर्माण होना किससे होता है, जैसे प्रतिमुखी कोशिका से हो सकता है, प्रतिमुखी, सहायक कोशिका,
इसके अलावा द्वितीय कोशिका। ठीक है, इनसे क्या हो सकता है, भ्रूण का निर्माण हो सकता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, अगुणित भी होता है और क्या होता है, द्विगुणित भी होता है। अगुणित का मतलब होता है जिसमें भ्रूण क्या होता है, एन कोशिका से निर्मित होता है। जैसे प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, एन ही है, तो इनसे क्या होगा, अगुणित भ्रूण का निर्माण होगा। किसका होगा, अगुणित। एरिस्टोलोकिया होता है, तो यहाँ पर लिख दो अगुणित भ्रूण, अगुणित भ्रूण, एरिस्टोलोकिया पादप में बनता है। किसमें, एरिस्टोलोकिया पादप में क्या होता है, अगुणित, द्विगुणित, क्या होता है, द्विगुणित। ये गलत तो क्या, द्विगुणित करना है यहाँ पर, द्विगुणित भ्रूण का निर्माण एरिस्टोलोकिया पादप में होता है। ठीक है, परंतु हमारे पास क्या होता है, आर्जीमोन मैक्सिकांगा, आर्जीमोन होता है, उसमें क्या होता है, अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। किससे, बहुभ्रूणता के कारण। तो आर्जीमोन, तो लिख दो अगुणित भ्रूण, अगुणित भ्रूण आर्जीमोन मैक्सिकांगा बोलते हैं इसे, क्या है, मैक्सिकांगा बोलते हैं या मैक्सिकांगा। मैक्सिकाना पादप, इनमें क्या होता है, एक में तो अगुणित और एक में क्या होता है, द्विगुणित। अब आपको पता है द्विगुणित किससे बनेगा, इस कोशिका से बनेगा, क्योंकि ये कोशिका कैसी होती है, 2n होती है। समझ गए यहाँ पर। तीसरी हमारे पास इसकी जो विशेषता आ गई है, तो बीजांड होता है। इसके और बता दूं, बीजांड के अतिरिक्त, यानी बीजांड में कभी कभी इसको, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तीसरा भाग हम पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तीसरा हमारे पास इसका जो भाग है वो है, कभी कभी क्या होता है, बीजांड होता है, उस बीजांड में एक से अधिक क्या बन सकते हैं, भ्रूण कोष बन सकते हैं। क्या हो सकते हैं, एक से अधिक भ्रूण कोष बन जाते हैं। और जब एक से अधिक भ्रूण कोष बन जाते हैं तो अंड कोशिकाओं की संख्या भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और प्रतिमुखी कोशिकाओं की संख्या भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और सहायक कोशिका भी क्या हो जाएंगी, ज़्यादा। इसलिए क्या हो जाएगा, बहुभ्रूणता का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष का निर्माण होता है तो बीज में भ्रूण की संख्या अधिक हो जाती है। ठीक है, यानी हमारे पास एक भ्रूण कोष बनता है तो उसमें क्या होता है, अंड कोशिका एक होती है, लेकिन यदि दो भ्रूण कोष बन जाते हैं तो अंड कोशिका कितनी हो जाएंगी, दो हो जाएंगी। तो दो भ्रूण तो वैसे ही बन गए,
ठीक है। इसके अलावा प्रतिमुखी कोशिका होती है, सहायक कोशिका होती है, वो भी क्या कर सकती है, भ्रूण का निर्माण कर सकती है। ऐसा किस में होता है, केजुराइना मोंटाना पादप होता है। कौन सा, केजुराइना अधिक हो जाती है, ठीक है। जैसे केजुराइना मोंटाना, ठीक है। तीसरी हमारे पास विशेषता आती है बीजांड काय से। चौथी किससे आती है, बीजांड काय से। तो यहां पर नंबर 4 लगा लो और लिखो। आपको पता है बीजांड होता है हमारे पास, बीजांड के बीजांड काय एवं अध्यावरण से भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, तो उसे अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहा जाता है। ठीक है, किसमें होता है, नाम लिख दो यहां पर। संतरा है हमारे पास, नींबू है, आम है आदि। समझ गए, ये तो थी हमारे पास। अब बहुभ्रूणता के लाभ पढ़ेंगे हम कि बहुभ्रूणता से क्या क्या लाभ है। क्या है, तो बहुभ्रूणता के हम क्या पढ़ेंगे, लाभ। बहुभ्रूणता के लाभ या उपयोग। इधर देखना, आपको ये पता है कि यदि ऐसे पादप तैयार होते हैं तो उनमें आनुवंशिक गुण क्या होते हैं, अपने जनकों के समान होते हैं। क्या होते हैं, अपने जनकों के समान होते हैं। ठीक है, तो इसकी पहली विशेषता हो गई कि उत्पन्न पादप होता है वो मात्र पादप के समान होता है। ठीक है, तो लिखो बहुभ्रूणता से उत्पन्न पादप आनुवंशिक गुणों में अपने जनक के समान होता है। समझ गए, यानी इसमें लक्षण किसके समान आते हैं, अपने जनक के समान लक्षण आते हैं। ठीक है, दूसरा है बीजांड काय से। इधर देखना, ध्यान देना, यहां पर दूसरी विशेषता है, यदि बीजांड काय से, यदि बीजांड काय से भ्रूण का निर्माण होता है तो उत्पन्न होने वाले पादप रोग मुक्त होते हैं। कैसे होते हैं, रोग मुक्त होते हैं। समझ गए। इसके अलावा क्या होता है, अगुणित भ्रूण
हम क्या कर सकते हैं, अगुणित गुण प्राप्त कर सकते हैं। तो अगुणित गुण से क्या हम अगुणित पादप भी तैयार कर सकते हैं। तो लिखो अगुणित गुण से अगुणित पादप तैयार किए जाते हैं। चौथा इसका लाभ होता है कि ये ओज गुणों से क्या होते हैं, भरपूर। इस प्रकार के पादप ओज गुणों से भरपूर। समझ गए? तो ये हमें इससे क्या हो गए, लाभ हो गए हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर जो अंतिम लास्ट का पॉइंट चल रहा है, 4 पॉइंट यहाँ पे पूरे हो गए। लेकिन हम जो पढ़ रहे थे वहाँ पर शुरू से, उसमें हमारा पहला पॉइंट था असंगजनन था, जो पूरा हो गया है। दूसरा हमारे पास का पॉइंट था वो था एनिसिक बीजता था, जो हमारे पास क्या हो गया, पूरा हो गया था। तीसरा हमारे पास इस अध्याय में जो जनन की विधि थी वो थी तीसरी, जिसका नाम था बहुभ्रूणता, वो भी क्या हो गया, हमारे पास पूरा हो गया। अब चौथा हमारे पास के 4 पॉइंट लिखाए थे मैंने आपको शुरू में, तो ये 4 पॉइंट थे। इन 4 पॉइंटों में से हमारे पास जो लास्ट का पॉइंट रह गया है उसका नाम है हमारे पास कायिकी जनन। क्या है, कायिकी जनन। कायिकी जनन ये चौथी विधि है हमारे पास। इस कायिकी जनन की विधि के बारे में हमने क्या कर लिया है, पहला जो अध्याय था उसमें हम पढ़ चुके थे। क्या, पहला अध्याय पढ़ा हमने। उस पहले अध्याय में तो कायिकी जनन है, इसमें होता है कि पादप के जड़, तना या पत्ती द्वारा क्या कर सकते हैं, हम नए पादप का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कायिकी जनन कहा जाता है। क्या, कायिकी जनन। समझ गए होंगे? ठीक है, आज हमारा ये लेसन है चौथा, जो पूरा हो गया है। आज हम यही चीज़ पढ़ेंगे। किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है मेरे को। सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ें, अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना की वजह से आपकी शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो गया है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखें। कभी भी स्कूल खुलने के आदेश आ सकते हैं। यदि आपको जितने लेसन पढ़ा दिए गए हैं उनका यदि आप बार बार रिवीजन करते रहते हैं तो आपको इन लेसनों को पढ़ना नहीं पड़ेगा और आपका अगले जो अध्याय है उनको पढ़ाया जाएगा। अब मैं विद्यार्थियों से सभी से कहना चाहता हूं कि हमारी एक इकाई पूरी हो गई है, प्रथम इकाई है तो पूरी हो गई है। अब यदि आप जो इकाई पढ़ना चाहते हैं, प्रथम इकाई है तो पूरी हो गई, दूसरी पढ़ना चाहते हैं, दूसरी इकाई में हमारे पास 5 से लेकर 9 पार्ट हैं, वो 9 नंबर के हैं। कितने नंबर के? 5 से लेके 9 पार्ट तक हैं, वो 9 नंबर के हैं। आप यदि वो इकाई पढ़ना चाहते हो तो वो इकाई, और यदि अन्य कोई इकाई पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर हमें इस लेसन से हमारे अध्याय को चालू करना। मैं सब की बातों को ध्यान में रखकर फिर चालू करूँगा। ठीक है, जय हिंद।